एवरीवन, वेलकम टू एकेड एक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। और बच्चों, जो अपनी नीट प्रारंभ सीरीज चल रही है उसमें अपन ने ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, जो कि IUPAC और फिर आता है आपका GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर आप आज के चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मेक श्योर करना कि आप बाकी के 2 चैप्टर को पढ़ लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के चैप्टर को समझने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में बच्चों जो टॉपिक अपन आज कवर करने वाले हैं वो होगा, सबसे पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, आइसोमेरिज्म कैसे पढ़ना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद आइसोमेरिज्म को देखेंगे, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में जाएंगे जो कि 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर्स। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है वो आज अपना मेन पॉइंट है, इसको अपन डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि आइसोमेरिज्म स्टार्ट कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 कंपाउंड थे अपने पास। कौन कौन से कंपाउंड थे? सबसे पहले तो एक तो हो गया आपका इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और एक था आपका डाइमिथाइल ईथर। दोनों को यहां पर मैं इसकी फॉर्मूलेस को लिख देती हूँ, क्या होता है। तो दोनों की ही जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। जैसे अगर मैं इथाइल अल्कोहल की बात करूं तो क्या होता है, CH3CH2OH, यही होता है आपका इथाइल अल्कोहल। और अगर यहां से फॉर्मूला लिखोगे तो क्या हो जाएगा, C2H6O। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर जब अपन गए डाइमिथाइल ईथर पे तो वहां पर देखा कि इसको जो बनाते हैं तो ये इस तरीके से बनता है, और इसका भी फॉर्मूला क्या है, सेम है, C2H6O। तो अब यहां पर बात आ रही है, मान लो फॉर एग्जांपल आपको केमिकल फॉर्मूले से आप कुछ काम कर रहे हो, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे गए, आपने बोला कि यार ये में C2H6O बनाना है। ठीक है, अब जो C2H6O है वो यहाँ पर डाइमिथाइल ईथर के लिए भी होता है और इथाइल अल्कोहल के लिए भी होता है। तो कैसे स्पेसिफाई करोगे कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, तो वहीं से फिर शुरुआत होती है आपके आइसोमेरिज्म की। ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है मगर स्ट्रक्चरल डिफरेंट है, क्या है, जिसके स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट है, और ये 2 डिफरेंट कंपाउंड है विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक में क्या आ रहा है, एक में अल्कोहल है और एक में क्या आ रहा है बच्चों, ईथर। मतलब 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं। इवन अगर अपन इनकी प्रॉपर्टीज को भी देखें ना तो वो भी बहुत डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं इथाइल अल्कोहल की बात करूं तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल एक लिक्विड होता है, पता ही है अपन को। अल्कोहल जो होता है आपका वही इथाइल अल्कोहल ही है, तो ये लिक्विड होता है। और ये जो होता है आपका डाइमिथाइल ईथर, ये क्या होता है, एक गैस होता है। ठीक है, फिर अगर इसकी बात करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और डाइमिथाइल ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -24 डिग्री सेल्सियस। मतलब देखो इनकी प्रॉपर्टीज में कितना डिफरेंस है। सबसे पहले तो इथाइल अल्कोहल में अल्कोहल ग्रुप है, जबकि डाइमिथाइल ईथर में क्या है, ईथर ग्रुप है। फिर अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप तो हो गया, फिर ये लिक्विड होता है, ये गैस होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट -24 डिग्री सेल्सियस है। और अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की भी अपन बात करें तो वो भी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, इसकी और इसकी। तो यहाँ पर इतने सारे डिफरेंस है मगर फिर भी इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो यहीं से फिर अपन ने यहाँ पर एक नई केमिस्ट्री बनी जो कि थी आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, जैसे इसमें है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है मगर डिफरेंट अरेंजमेंट है। तो फिर यहाँ से आइसोमेरिज्म की शुरुआत हुई। तो आइसोमेरिज्म है वो क्या होता है, आइए उसको देखते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है बच्चों, सच एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो मैंने बताया बट डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर एटलीस्ट इन सम फिजिकल प्रॉपर्टीज और इन केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी या फिर दोनों भी हो सकती है, आर नोन एज आइसोमर्स। तो इन्हीं को आइसोमर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस क्यों आ रहा है प्रॉपर्टीज में, अगर इसकी बात करें, डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज is due to different arrangement of atoms and group। क्योंकि आपने यहां पर अभी देखा जब अपन ने एक केस पढ़ा, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड ग्रुप। एटम और ग्रुप के डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से ही यहाँ पर जो आपको डिफरेंस दिख रहा है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में, वो इसी की वजह से है। और यहाँ पर ऐसा कैसे हो रहा था, ये भी अपन ने केस पढ़ा था जब अपन पढ़ रहे थे इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर के बारे में। तो दोनों में डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट एटम है। यहाँ पर CH3 CH3 है, यहाँ पर CH3 CH2 है।
ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया कि डिफरेंट अरेंजमेंट होगी अगर किसी भी एटम की और ग्रुप की, तो फिर वहां पर क्या होगा, उनको आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, आइसोमेरिज्म जो फर्स्ट यूज करा था, द टर्म आइसोमर्स वर यूज्ड फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय बर्जेलिस। बर्जेलिस ने इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था। और कैसे इसका नेम है, ये ग्रीक लेटर से बना हुआ है। आइसो का मतलब होता है इक्वल, और यहाँ पर जो मर्ज होते हैं आइसोमर्स, उसका मतलब होता है पार्ट्स, और वहीं से इसको नाम मिला आइसोमर्स। इक्वल पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल पार्ट्स इसका मतलब है। चलो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। टाइप ऑफ आइसोमर्स में ये दो तरीके होते हैं। एक तो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, डिफरेंस किसका होगा यहाँ पर, स्ट्रक्चर का, डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। अच्छा ये बात तो सबको पता है ना कि अगर मैं आइसोमर्स की बात कर रही हूँ तो एक लाइन तो मुझे एक्स्ट्रा ऐड ही करनी है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अगर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की बात कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंस किस में आ जाएगा, स्ट्रक्चर में। तो इसके नेम से पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल आपका कोई CH3 CH2 CH3 है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, या फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ CH3 CH2 CH3। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालूंगी सेम होगा, पर दोनों की जो अरेंजमेंट है एटम्स की वो मैंने डिफरेंट कर दी, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो गए। वैसे अगर मैं स्पेस और स्टीरियो आइसोमर्स की बात करूं तो यहां पर डिफरेंस किस में आएगा, डिफरेंस इन 3D अरेंजमेंट। 3D अरेंजमेंट में यहां पर डिफरेंस आएगा, और इसीलिए इसको एक और नाम से बुलाया जाता है जो कि यहां पर लिखा हुआ भी है, स्पेस आइसोमेरिज्म। स्पेस का मतलब क्या है, उनकी जो 3D अरेंजमेंट है उनमें डिफरेंस आएगा। मगर जो आज अपन मेनली डिस्कस करेंगे वो क्या है, आपका स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो आइए स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को देखते हैं क्या होता है। It is due to the difference in the manner in which the constituent atom और group are linked। वही मैंने बताया कि अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया, ब्यूटेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल है आपका ब्यूटेन। ठीक है, अब ब्यूटेन में क्या होता है, आपने एक सिंपल कार्बन की चेन कर दी, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, और दूसरे टाइम क्या करा आपने यहाँ पर, CH3 CH CH3 और यहाँ पर CH3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो आपने क्या करा, यहां से सिर्फ एक ब्रांच सिस्टम बना दिया। इनके नेम भी मैंने IUPAC में बताए थे, इसको बोल देंगे N ब्यूटेन और इसको क्या बोल देंगे, आइसोब्यूटेन। अगर दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही C4, और यहां पर क्या हो जाएगा C4, क्योंकि ब्यूटेन है तो क्या हो जाएगा HA, C4H10, C4H10। ठीक है, यही हो रहा है 3 3 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इधर भी यही हो रहा है, यहाँ पर भी 3 3 6 7 8 9 और एक 10। तो मतलब पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, मगर दोनों की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डिफरेंट है, और दोनों का नेम भी क्या है, एक का N ब्यूटेन है, एक का आइसोब्यूटेन है। तो ये बात समझ में आ गई। तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स यही है, इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द मैनर इन विच द कंस्टिट्यूएंट एटम और ग्रुप आर लिंक्ड टू वन अनदर। एक दूसरे से वो कैसे लिंक है, सिर्फ उसका डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पर 4 कार्बन थे, 4 ही कार्बन है, पर यहाँ पर क्या हुआ, बस उसका लिंक डिफरेंट हो गया कि एक बार जो एक कार्बन है वो क्या है, एक CH के ऊपर आ गया, तो यही डिफरेंस आ गया। ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। वही बात करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूं, आपको एक और एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर पेंटेन का। ठीक है, अपन ने IUPAC में भी डिस्कस करा था। तो मान लो एक बार तो मैंने क्या कर दिया, पूरी चेन ले ली, 5 कार्बन की बात कर रहे हैं अपन, और यहाँ पर तो इसको क्या बोल दूंगी, जब 5 कार्बन होंगे तो N पेंटेन। ठीक है, और मान लो फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, एक और यहाँ पर इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बात करी मैंने, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5H12। ठीक है, अब मैं यहीं पर ही बात करूं, और मैंने क्या करा, एक कार्बन को उठाकर एक क्या कर दिया, दूसरे कार्बन के ऊपर लगा दिया, मतलब इसको क्या कर दिया, ब्रांच कर दिया। मान लो ये एक सिंपल चेन है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन की चेन है। अब मैंने क्या करा, यहां से किसी कार्बन को उठाकर यहाँ पर अटैच कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। वही चीज यहाँ पर बनेगी। तो CH3 CH2 CH, मान लो यहाँ पर CH3 आ गया और एक CH3 आपने यहाँ लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोल देंगे आइसो पेंटेन।
ठीक है। और इसी का एक और केस भी बन सकता है, और वो एक और केस क्या होगा कि आपने क्या करा, CH3 C CH3 CH3 और CH3, मतलब आपने क्या करा, एक कार्बन को रहने दिया और उसके यहाँ पर क्या कर दिया, 4 ब्रांच लगा दी। तो फिर इसको क्या बोलेंगे अपन, नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे, नियोपेंटेन। मतलब जो एक पेंटेन है उसको 3 डिफरेंट तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो आप एन पेंटेन लिखोगे, या फिर आप आइसोपेंटेन लिखोगे, या फिर आप नियोपेंटेन लिखोगे। तो 3 डिफरेंट तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो ये समझ में आ गया कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तीनों का, C5H12, इसको एन पेंटेन से भी लिख सकते हैं, आइसोपेंटेन से भी लिख सकते हैं, और साथ ही में नियोपेंटेन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। जब अपन इसके टाइप्स की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं बच्चों, अगर टाइप्स की बात करें तो ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं, और आज ही अपन सबको डिस्कस भी कर लेंगे। तो जो सबसे पहले आपका आएगा वो है चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स, ठीक है, और आइसोमेरिज्म भी लिख सकते हो इसको, चेन आइसोमेरिज्म ही लिख देते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। फिर सेकंड हो जाएगा आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर आपका हो जाएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सबके वर्ड से ही मतलब समझ में आ रहा है। और फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका यहां पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फिर नेक्स्ट हो जाएगा मेटामेरिज्म। ये जरूर एक डिफरेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, वरना बाकी तो सब नेम से ही हो जाएंगे। और आपका एक और आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अलग ही कलर से लिखती हूँ बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अब बात करते हैं इन सब की एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल जब हम बात कर रहे हैं चेन आइसोमर्स की या चेन आइसोमेरिज्म की, तो नॉर्मल सी बात है, इसके वर्ड से समझ में आ रहा है कि चेन में डिफरेंस होगा। मान लो एक सिंपल चेन होगी जैसे पेंटेन की थी, एन पेंटेन की, और एक में ब्रांच हो जाएगी, तो ये होते हैं चेन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, कोई भी जो ग्रुप है उसकी पोजीशन में डिफरेंस आएगा। मान लो अगर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड एक बार 1 पोजीशन पे प्रेजेंट है, एक बार 3 पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो किसमें आया डिफरेंस, पोजीशन में डिफरेंस आया। रिंग चेन आइसोमर्स में क्या होगा बच्चों, कि कोई एक चेन है, ठीक है, एक कोई सिंपल चेन है कार्बन की, और उसी चेन का अपन रिंग भी बना दे। जैसे अगर मैं यहां पर बात कर रही हूं 6 कार्बन की चेन की, ठीक है, और मैं बात कर लूं यहां पर ये आपकी जो साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है, तो दोनों में क्या हुआ, एक सिंपल चेन है और एक रिंग है, तो यही डिफरेंस होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म में। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था, किसका था, अल्कोहल और ईथर का, तो वहां पर फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, एक तरफ एक बार अल्कोहल था, एक बार ईथर था। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में भी यही होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है पर डिफरेंस कहां होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे। फिर अगर मेटामेरिज्म की बात करें तो मेटामेरिज्म में क्या होता है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर बात कर रही हूँ किसी ईथर की, और मैंने लगा दिया यहाँ पर CH3, मान लो यहाँ पर लगा दिया CH3 और यहाँ पर लगा दिया CH2CH3, ठीक है, और यहाँ पर भी एक और CH2 लगा देते हैं, यहां पर भी लगा दिया CH2CH3। तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकती हूँ, वो एक और तरीका क्या होगा, मान लो ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर लिख दी, यहाँ पर CH3 हो गया, और इस तरफ मैंने लिख दिया C3, और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, मतलब यहाँ पर मान लो मैंने 3 कार्बन एक साथ लगा दिए, CH2 और CH3। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है, आपको दिख रहा है, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पर भी ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है। जबकि आप नंबर ऑफ कार्बन को देखोगे तो दोनों टाइम 4 कार्बन है, तो इसका फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा। तो ये होता है मेटामेरिज्म। और टोटोमेरिज्म तो बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप 2 फॉर्म्स को पढ़ोगे, कीटो और इनॉल, और उन दोनों के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा, तो इसको अपन कल डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपन इन सब की बात करेंगे एक एक करके क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो अपना होता है वो है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है,
चलो चेन से पहले एक बार स्टीरियो आइसोमर्स को भी अपन डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। तो डिटेल में यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है, इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स इन स्पेस। वही मैंने बताया था, जो एटम और ग्रुप है उनका 3D अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा, 3D अरेंजमेंट डिफर करेगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, स्टीरियो आइसोमर्स कॉमनली हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब वहां पर स्ट्रक्चर फॉर्मूला में तो क्या था, स्ट्रक्चर वहां पर क्या था बच्चों, स्ट्रक्चर डिफरेंट था। यहां पर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, साथ ही में स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होगा, बट द डिफरेंट इज इन द स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। मतलब इसका क्या है कि स्पेस में जो एटम्स है उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी और जो 3D अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगी। अगर इसके भी अपन टाइप्स देखें यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स के, तो स्टीरियो आइसोमर्स को 3 टाइप्स में आप पढ़ते हो, और वो 3 टाइप क्या है, इनको डिस्कस तो अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। मगर अगर यहाँ पर देखें क्या क्या है, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेकंड हो जाएगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और थर्ड हो जाएगा आपका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। डरने की कोई बात नहीं है, नाम आपको बड़े बड़े देख के समझ नहीं आ रहा होगा क्या है, मगर इनको अपन कल बहुत अच्छे से डिटेल में और सिंपल वे में डिस्कस करने वाले हैं। चलो आज अपन जो अपना फोकस है वो सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज चेन आइसोमर्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द डिफरेंस, पहली बात कर चुके हैं, इन द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग द चेन, दैट इज या तो स्ट्रेट चेन होगी या फिर ब्रांच चेन होगी। तो जो इसमें अपन अगर बात कर रहे हैं चेन आइसोमर्स में, तो यहाँ पर तो सिंपल सी बात होगी, क्या होगा, या तो उसका जो चेन है, जैसे अपन ने बात करी थी ब्यूटेन वाले केस में, है ना, ब्यूटेन वाले केस में क्या हो रहा था, या तो 4 कार्बन होंगे यहाँ पर, ठीक है, 4 कार्बन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पे ब्रांच लग जाएगी। और ऐसा ही पेंटेन के केस में भी हो रहा था, या तो आप क्या करो, सिंपल यहाँ पर कार्बन की चेन ले लो, और फिर इसी के साथ में आपने क्या करा, एक बार तो ब्रांच लगा दी, और एक बार आप क्या करोगे, इस तरीके से इसके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो यही अपन ने बनाए थे, ये डिस्कस भी करा था कि यहाँ पर देखोगे ब्यूटेन वाले केस में तो क्या है, यहाँ पर सेम दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, जो कि क्या होगा, C4H10, और यहाँ पर क्या होगा, C5H12। दोनों ही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हैं, पर 3 इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं और ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। दोनों के नेम क्या है वो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यही आपका चेन आइसोमर्स होता है, जब आइसोमर्स सेम होते हैं मगर जो वहां पर सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, स्ट्रेट चेन होती है और एक ब्रांच चेन होती है, यही यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। इनके नेम भी आप सभी को पता ही है, ये क्या होता है, ये तो N होता है, N अगर ब्यूटेन की बात हो रही है तो N ब्यूटेन हो जाएगा, N पेंटेन हो जाएगा, और जब ब्रांच आ जाता है तो उसको आइसो बोल देते हैं, तो ये आइसो ब्यूटेन हो गया, और ये क्या हो गया, आइसो पेंटेन हो गया, और इसको बोल देंगे नियो पेंटेन, ठीक है। तो ये डिस्कस अपन पहले ही कर चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया C4H8 और C4H10O। अब C4H8 का मैं क्या बना सकती हूँ, जो यहाँ पर 4 कार्बन है, और 4 कार्बन में से यहाँ पर 1 पे इन है, मतलब एक पोजीशन पे मैंने क्या कर दिया, इन कर दिया। और अब क्या करूंगी मैं, सिंपली जो यहाँ पर इसके कार्बन है उनको, सॉरी हाइड्रोजन है उनको लगा दूंगी। अब ये क्या बन गया, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर चेन क्या है, 4 कार्बन की है। अब अगर मैं इसी को यहाँ पर बनाऊं तो यहाँ पर क्या होगा, एक CH3 यहाँ पर ऐसे लग जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ पर 2 पे मिथाइल है और प्रोप इन हो गया, मतलब यहाँ पर क्या है, एक बार स्ट्रेट चेन है और एक बार क्या हो रहा है, ब्रांच चेन है। तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही आएगा। चेन आइसोमर्स तो बहुत सिंपल होते हैं, क्या होगा, एक बार तो स्ट्रेट चेन होगी और एक बार ब्रांच चेन होगी, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पर डिस्कस करें, जब अपन फॉर्मूले की बात करें C4H10O, तो इसमें क्या है, वही 4 कार्बन है और 4 कार्बन पे एक तरफ OH है, ठीक है।
ये हो गया आपका ब्यूटेन 1 ऑल। और वही यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा ब्रांच सिस्टम कर देंगे। मतलब यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन है OH और 1 कार्बन पे यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने, मिथाइल लगा दिया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। और ये दोनों को अपन बोल देंगे चेन आइसोमर्स। एक बार स्ट्रेट चेन है और एक बार ब्रांच चेन है। तो बहुत ही सिंपल सा है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं कि एक बार स्ट्रेट चेन होगी और एक बार ब्रांच चेन होगी। आप सिंपली समझ जाओगे चेन आइसोमर्स को। तो आइए सोल्व करते हैं अब इसका एक क्वेश्चन। आइए अब डिस्कस करते हैं इसके कुछ और एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पर अपन को दे रखा है C5H10O और क्या दे रखा है, C5H10O का यहाँ पर अपन को यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है। मतलब 5 कार्बन है, ठीक है, और 5 कार्बन से 1 कार्बन पे आपको CHO क्या होता है, सबको मैं IUPAC पढ़ा चुकी हूँ, ये क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, वही कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी करनी है। यहाँ पर CH2 आ जाएगा, यहाँ पर भी CH2 आ जाएगा, CH2 और CH3। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक सिंपल कार्बन की चेन दिख रही है। और दूसरे में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर वही चीज सेम हो जाएगी, CH 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 CHO। और यहाँ पर जो आपका मिथाइल है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पे मिथाइल लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी पूरी कर दो बस। ये आपका बन जाएंगे 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स। कौन से फॉर्मूले से बन जो बच्चों, C5H10O से ये 2 स्ट्रक्चर्स बन गए। यहाँ पर अपन ने क्या करा है, एल्डिहाइड ग्रुप लगाया है दोनों ही तरफ। बस एक बार क्या करा है, एक बार स्ट्रेट चेन है और एक बार अपन ने क्या करा, एक उस चेन के कार्बन को उठाकर दूसरे कार्बन पे अटैच कर दिया, उससे वो ब्रांच बन गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं C5H8 की। तो C5H8 में क्या होगा, वही आपके 5 कार्बन है और 5 में से जो यहाँ पर 1 कार्बन है उसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहाँ पर भी सेम है, आपका क्या है, 4 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड और एक पे क्या आ गया आपका मिथाइल। तो यही सिंपल सा यहाँ पर सिस्टम हो रहा है, स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है और वही सेम चीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूं, अब एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर C4H11 और N का। अब इस केस में क्या होगा, इस केस को देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, 4 कार्बन है ना, और 4 कार्बन से एक नाइट्रोजन अटैच है, ठीक है। अपन को पता है जो कार्बन है उनकी वैलेंसी में अगर अपन पूरा करें तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा, यहाँ पर भी CH2 आ जाएगा, यहाँ पर भी CH2 आ जाएगा और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। मतलब यहाँ से अगर अपन देखें तो आपके यहाँ से कार्बन तो इतने हैं, तो अभी कार्बन जो है आपके बच गए, तो वो आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, NH2 के पास लगा दिया, तो आपका NH2 ग्रुप बन गया। और अगर मैं इसके नेम की बात करूं तो नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि सिंपल चेन है तो ब्यूट 4 कार्बन के लिए, N क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और 1 पे अमीन, ब्यूटेन 1, और ये क्या होता है, अमीन ग्रुप होता है आपका, तो अमीन लग गया। इसी के अगर मैं एक और स्ट्रक्चर की बात करूं, ये तो क्या है, स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं इसके ब्रांच चेन स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें क्या होगा, वही 3 कार्बन को यहाँ पर लगा दोगे, अमीन को अटैच कर दोगे और फिर क्या करोगे, 1 कार्बन पे मिथाइल लगा दोगे, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका ब्रांच चेन हो जाएगा। और फिर यहां से इसके आइसोमर्स 2 हो चुके हैं। और मैं इस आइसोमर्स को पूछूं कि किस टाइप का आइसोमेरिज्म ये शो कर रहे हैं, तो क्या बोल दोगे, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सेलेक्ट द पेयर ऑफ चेन आइसोमर्स अमंग द फॉलोइंग। इनमें से चेन आइसोमर्स को सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर लो, सबसे बेस्ट तो यही तरीका है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये तो कितने हो गए, 5 तो इधर है, 6 और 7, तो इसमें 7 कार्बन है। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो दोनों ही केस में 5-5 कार्बन है। तो ये वाला ऑप्शन को तो अपन कट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ पर भी दोनों जगह 8 कार्बन और 8 कार्बन है। तो नॉर्मल सी बात है, सिर्फ कार्बन का आपने यहाँ पर ये कैलकुलेट करके समझ में आ गया कि ये कैसी चेन है, ये तो यहाँ पर ब्रांच चेन है, और ये कैसी चेन है, यहाँ पर ये स्ट्रेट चेन है। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स। अगर यहाँ पर कोई पूछ ले कैसे आइसोमर्स है, तो क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स। और वैसे इन केस में देखें तो 8 कार्बन है। यहाँ पर डिफरेंस क्या आया है, एक बार इथाइल ग्रुप जोड़ दिया और एक बार क्या करा, दोनों तरफ अलग अलग पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया।
तो फिर ये भी सेम होगा और कौन सा आइसोमर्स हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो अब पोजीशन आइसोमर्स में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये क्या होता है। तो जनरल सी बात है, यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, पोजीशन में आएगा, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। या तो फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, आपके मल्टीपल बॉन्ड्स हो सकते हैं। दोनों में अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसी को आप क्या बोल दोगे, पोजीशन आइसोमर्स। यही पोजीशन आइसोमर्स है। इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द पर्टिकुलर एटम। उसके पोजीशन में डिफरेंस आएगा किसी भी पर्टिकुलर एटम की, ग्रुप की, इन द सेम कार्बन चेन और ड्यू टू द डिफरेंट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। वही चीज मैंने बताई कि डिफरेंस किस में आएगा, पोजीशन में आएगा, फंक्शनल ग्रुप की या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स की। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक बात करती हूँ C4H8 की। एक यहाँ पर एग्जांपल अपन ने ले लिया C4H8 का। अब इसके लिए अगर मैं यहाँ पर C4H8 है, मतलब यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो तो एल्कीन का है, तो 4 कार्बन होंगे और एल्कीन यहाँ पर आ गया। ठीक है, 1 पोजीशन पे। अब 1 पोजीशन पे एल्कीन आ गया, एक बार मैं क्या करूंगी, एल्कीन की पोजीशन को मैंने चेंज करके उसको बीच में कर दिया। एक बार तो वो साइड में था, एक बार बीच में था। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स इसके ड्रॉ हो सकते हैं। और अगर इसका नेम लिखोगे तो यहाँ पर 1 पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, इन यहाँ पर 1 पे आ जाएगा और यहाँ पर लिखोगे तो इन किस पे आएगा, 2 पे इन है। तो मतलब यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप था या फिर जो मल्टीपल बॉन्ड था उसकी जो पोजीशन है उसमें डिफरेंस है। एक बार वो 1 पोजीशन पे है और एक बार वो क्या है, 2 पोजीशन पे है। तो इसी को पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं, जब किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की जो या फिर मल्टीपल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो। ठीक है, जैसे ही वैसे ही एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, C4H6 का एग्जांपल ले लो। इसमें क्या है, वही कार्बन की 4 कार्बन की चेन है, मैंने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। ठीक है, और एक बार मैं क्या करूंगी, वही 4 कार्बन की चेन में ट्रिपल बॉन्ड मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर बीच में लगा दिया। तो अब मैं यहाँ पर अगर पूछूं, कार्बन की वैलेंसी को पूरी कर लेना, ये CH हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये CH हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका CH2 CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर क्या होगा CH3 CH3। तो ये आपने कार्बन की वैलेंसीज को पूरा कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका एल्कीन का आइन ग्रुप है, सॉरी आइन का जो एल्काइन होता है उसका आइन ग्रुप है वो 1 पे है और यहाँ पर देखोगे तो जो आइन ग्रुप है वो 2 पोजीशन पे है। तो 2 पे आइन है और यहाँ पर 1 पे आइन है। तो डिफरेंस किसका हो गया, मल्टीपल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। यहाँ पर आइन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि एक 1 पोजीशन पे एक 2 पोजीशन पे। तो ये आपका पोजीशन आइसोमर्स होगा जब अपन किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को डिफरेंट जगह पे प्लेस कर देंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले फॉर्मूला दे रखा है आपका C3H7NO2 C3H7NO2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 3 कार्बन है और यहाँ पर NO2 लगा रखा होगा। ठीक है, इसके अगर वैलेंसीज को पूरा करें, ठीक है, ये बन जाएगा। और वैसे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, प्रोपेन दे रखा है, मतलब 3 कार्बन होंगे और यहाँ पर NO2 होगा और फिर यहाँ पर जो एक कार्बन, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, 3 कार्बन है और 3 कार्बन में जो NO2 की पोजीशन है वो सेकंड पर है। ठीक है, तो एक बार तो क्या करा अपन ने, NO2 को 1 पे ले रखा है, 1 पे है यहाँ पर NO2 और दूसरी बार अगर आप चेक करोगे तो जो NO2 है आपका वो कौन सी पोजीशन पे है, 2 पर। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया NO2 की पोजीशन में। ये आपका फंक्शनल ग्रुप था और फंक्शनल की पोजीशन एक बार क्या है 2 नाइट्रो है और एक बार क्या है 1 नाइट्रो है, मतलब एक बार 1 पोजीशन पे है और एक बार 2 पोजीशन पे है। 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 1 और 2 पे यहाँ पर डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, वैसे ही एक और फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, जब अपन फॉर्मूले की बात कर रहे हैं C3H8O, तो यहाँ पर भी वही 3 कार्बन है और यहाँ पर आपने OH लगा दिया। ठीक है, इसकी वैलेंसीज को पूरा कर लेंगे और ऐसा ही आप यहाँ पर भी करोगे, यहाँ पर भी 3 कार्बन होंगे और यहाँ पर एक OH लगा दोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी OH जो कि एक आपका क्या है अल्कोहल है, इसकी पोजीशन में डिफरेंस है, एक बार 1 पे है और एक बार क्या है 2 पर है।
यही आंसर आ रहा है। और इसको क्या बोल देंगे अपन, इसका अगर कॉमन नेम की बात करें तो क्योंकि ये ब्रांच बन चुका है तो आइसोप्रोपाइल, और इसको बोल देंगे एन प्रोपाइल, एन प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं एक क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या बोला है, गिव द पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला C6H12। C6H12 मतलब ये तो CnH2n+2 वाले फॉर्मूले को बहुत अच्छे से यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अपन यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, एल्केन की बात कर रहे हैं। तो एल्केन के केस में फर्स्ट तो आपका एक तो ये 6 मेंबर की कार्बन चेन हो जाएगी जिसको आप साइक्लोहेक्सेन बोलते हो। क्या बोलते हो, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब अपन को दोबारा इस फॉर्मूले में कोई डबल बॉन्ड नहीं लगाना है। तो अगर डबल बॉन्ड नहीं लगाना है और इस चीज को अब पूरा करना है तो 4 कार्बन की चेन ले लेते हैं। अब 4 कार्बन की चेन लेने से क्या हुआ, कार्बन तो 4 ही हुए पर यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6। तो एक CH3 यहाँ लगा दिया और एक CH3 यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम यहाँ क्यों लगा रहे हो, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि एक CH3 को आप यहाँ लगा दो और एक CH3 को यहाँ लगा दो। चलो ऐसा भी कर लेते हैं, एक CH3 को मैंने इस पोजीशन पे लगा दिया और एक को इस पोजीशन पे लगा दिया। मतलब एक बार तो जो CH3 है वो सेम साइड है और एक बार क्या है, ऑपोजिट साइड है। अच्छा, अपने डायरेक्टली 4 कार्बन की बना दी, क्या 5 कार्बन की अपन भूल गए, तो 5 कार्बन की भी बात कर लेते हैं। 5 कार्बन की चेन बन जाएगी और एक आपका C बच रहा था कार्बन, तो आपने ऊपर एक CH3 लगा दिया। ठीक है, सिंपल, किसी में भी डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि इसमें यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये एल्केन का फॉर्मूला है। अब बचता है आपका 3 कार्बन वाली जो साइक्लिक रिंग होती है, और इसमें अब आपने क्या है, 3 कार्बन ही बच रहे हैं। 3 कार्बन तो साइक्लिक रिंग में आ गए और बच रहे हैं वो भी 3 कार्बन है। तो CH3 CH3 और CH3 यहाँ लगा दिया। अच्छा, किसी को ये डाउट तो नहीं आया ना कि मैं CH3 को यहाँ लगा दूं, कहीं भी लगा दो वो तो सेम ही बन जाएगा ना, किसी भी पोजीशन पे लगाओ सारे कार्बन सेम ही है तो सेम ही हो जाएगा। इधर तो यहाँ पर तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता, तीनों कार्बन पे तीनों अपन ने CH3 लगा दिया। सिर्फ पॉइंट यहाँ बन सकता था कि यहाँ पर 2 चीजें पॉसिबल हो सकती थी कि एक बार आप कार्बन जो है, जो आपका एल्काइल ग्रुप है, उसको सेम साइड लगाओ या ऑपोजिट साइड लगाओ, तो वही यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये इसके कितने बने हैं, 5 अपन बोल सकते हैं आइसोमर्स इसके पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर गिव द पॉसिबल साइक्लिक लिखा था तो साइक्लिक ही बनाने थे, तो यहाँ पर इसके ये 5 साइक्लिक आइसोमर्स हो सकते थे जो कि अपन ने बना दिए। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट जो अपना आइसोमर का टाइप है स्ट्रक्चर का, जो कि क्या है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिंग चेन से समझ में आ रहा है, एक तरफ तो सिंपल कार्बन की चेन होगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 6 कार्बन की चेन ले ली यहाँ पर, और एक बार मैं क्या करूंगी, इसका साइक्लिक रिंग ले लूंगी, तो यही आपके रिंग चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द डिफरेंट मोड्स ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, दैट इज द आइसोमर possess either the open chain और द क्लोज चेन स्ट्रक्चर। मतलब इसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा ओपन चेन और क्लोज चेन स्ट्रक्चर में। ठीक है, एक बार ओपन चेन होगी और एक बार क्लोज चेन होगी, दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही C6H12 दोनों का फॉर्मूला रहेगा। मगर यहाँ पर जो डिफरेंस आया वो किस में आ गया, एक बार चेन जो है वो ओपन रहेगी और एक बार एक रिंग साइक्लिक रिंग की फॉर्म में होगी। वही इसके नाम से पता चल रहा है कि रिंग है और चेन है, और उसको क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स। इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ C3H6 की, ठीक है, C3H6 से मतलब एल्कीन आएगा यहाँ पर, तो ये 3 कार्बन है और यहाँ पर मैंने एक एल्कीन जोड़ दिया। ठीक है, अब मैं इसकी साइक्लिक रिंग बनाना चाहती हूँ क्योंकि रिंग चेन में एक साइक्लिक रिंग बनेगी, तो 3 कार्बन की यहाँ पर ये साइक्लिक रिंग बन जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रोपीन। यही होगा प्रोप क्योंकि 3 कार्बन है, और फिर क्या आ गया यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ गया इसलिए प्रोपीन। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। वैसे अगर अपन बात करें C3H4 की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही 3 कार्बन है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन। आइन किससे लगा है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और यहाँ पर भी अगर साइक्लिक रिंग बनेगी तो वो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन की ही बनेगी, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक यहाँ पर इस तरीके से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा।
ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कैसे करते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स इसके देखते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है C4H8, तो C4H8 है मतलब वही कार्बन की चेन है और उसमें आपने क्या करा, डबल बॉन्ड लगा दिया। फिर क्या बन सकता है इसका, साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन बन सकती है सिंपली। C4 क्या है, H8 है, ठीक है, और यहाँ पर C4H8 है मतलब एक डबल बॉन्ड भी आएगा, तो एक डबल बॉन्ड लगा दिया। वैसे ही अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर 3 कार्बन की चेन की, तो 3 कार्बन की चेन हो गई और एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप आ जाएगा। तो मतलब इसकी 3 फॉर्म्स पॉसिबल है। एक बार तो सिंपल चेन होगी, साइक्लोब्यूटीन भी बन सकता है और यहाँ पर क्या है, साइक्लोप्रोपेन भी बन सकता है। पर कौन सा, जिसको जो सब्स्टिट्यूटेड होगा, तो क्या बोल देंगे इसको, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये इसकी कुछ यहाँ पर पॉसिबल आ जाएगी। C6H12 तो अपन ने बनाया ही था, एक तो ये बन जाएगा, या फिर अगर 5 कार्बन का बनाए तो ये बन जाएगा। फिर 4 कार्बन का भी पॉसिबल है, जो यहाँ भी पॉसिबल था, और एक बार ऑपोजिट साइड CH3 भी लग सकते थे, और 3 कार्बन में तो ये 3 इसकी फॉर्म्स पॉसिबल थी। तो ये C6H12 के लिए साइक्लिक फॉर्म बन सकती है। तो इस तरीके से आपको किसी भी फॉर्मूले की साइक्लिक फॉर्म वो पूछ सकता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की। सबसे पहले दे रखा है C4H8, तो C4H8 में क्या है, वही 4 कार्बन आ जाएंगे और एक कार्बन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका C4H8। और अगर बात करें यहाँ पर तो एक सही सिंपल क्या हो जाएगा, आपके 4 कार्बन का साइक्लिक रिंग बन जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, साइक्लोब्यूटेन। क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन। और फिर वैसे ही 3 कार्बन यहाँ पर आ जाएंगे और एक यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 4 कार्बन हो गए और इसको क्या नेम दे दूंगी, मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हो, साइक्लोप्रोपेन। तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब अपन बात करें दूसरे के लिए, जो कि है C6H12, अभी अपन ने बनाए थे, एक तो आपकी क्या बनती, सिंपल कार्बन की चेन बन रही थी। एक बार क्या था, 5 कार्बन की चेन थी, उसपे मिथाइल ग्रुप था। एक बार 4 कार्बन की चेन थी, 2 मिथाइल ग्रुप थे, जो कि 2 तरीके से हो सकते हैं, ऑपोजिट और सेम साइड। और वैसे ही 3 कार्बन की चेन में 3 मिथाइल ग्रुप थे। तो ये इसके कुछ पॉसिबल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल शो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, जो अपना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। इसको फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, डिफरेंस किस में आएगा, डिफरेंस इन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंस आएगा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि अपन ने जब फर्स्ट बात करी थी, तभी बात करी थी किसकी, C2H6O की, जो कि क्या था, एक बार तो आ रहा था बच्चों आपका इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, और एक बार क्या आ रहा था, डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3। तो ये 2 आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप थे, एक तो था अल्कोहल और दूसरा क्या था, ईथर। ऐसे ही यहाँ पर एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि आपका हो गया C3H6O, ठीक है। वही बस उसमें क्या कर दिया, एक कार्बन को ज्यादा ऐड कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपके 2 फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं। एक तो बनता है बच्चों कीटोन, ठीक है, CH3 होता है और यहाँ पर भी CH3 है, ये क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। और दूसरी तरफ देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका एल्डिहाइड, क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड। तो ये होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, जिनका सेम क्या है, फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। एक तरफ तो क्या है, एक तरफ तो है अल्कोहल, एक तरफ है ईथर। और वैसे ही जब C3H6O की बात करें तो एक तरफ है कीटोन और दूसरी तरफ क्या है, एल्डिहाइड। मतलब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हर एक जो फंक्शनल ग्रुप, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो सकता है, उनको डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर अल्कोहल ईथर में एक केस तो अपन पढ़ ही चुके हैं, तो ये कौन सा हो गया आपका, ये वाला C2H6O वाला, ठीक है। एक और पढ़ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल C3H8O वाला, ये वाला एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होगा, मान लो आपका यहाँ पर वही, यहाँ पर C कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर OH ऐसे आ जाएगा। इसको क्या बोल देंगे बच्चों, 3 कार्बन है और एक OH है, अल्कोहल ग्रुप। और वही अगर अपन ईथर की बात करेंगे तो एक बार CH2CH3 और एक बार CH3, तो ये आपका यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अब फंक्शनल ग्रुप तो वही है, यहाँ पर क्या है, अल्कोहल होगा और यहाँ पर क्या है, ईथर होगा। तो ईथर और अल्कोहल का केस तो बहुत फेमस है,
ठीक है, वो तो अपन पढ़ते आए, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर इनके जो डिफरेंट कार्बन है उसके हिसाब से आपको चेक कर लेना है। ठीक है, सेकंड अपन जो केस पढ़ने वाले हैं वो है एल्डिहाइड कीटोन का, और यहाँ पर अनसैचुरेटेड अल्कोहल, ईथर और अदर साइक्लिक कंपाउंड भी आ रहे हैं। मतलब जो अपन ने केस पढ़ा था ना एक C3H6O वाला, इसमें अपन ने क्या बनाया था, एक कीटोन बनाया था। ठीक है, एक अपन ने क्या करा था, एल्डिहाइड बनाया था। यही केस पढ़े थे इसके, एल्डिहाइड और कीटोन। इसके और केस भी पॉसिबल है। एक और केस क्या बन सकता है बच्चों, ये आपने देखा था, कौन कौन मुझे बताएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर IUPAC पढ़ा चुकी हूँ, तो मैंने वहां पर एक फंक्शनल ग्रुप बताया था। जब भी दो कार्बन के बीच में ऐसे साइक्लोप्रोपेन रिंग बन रही है, मगर उस साइक्लोप्रोपेन रिंग के कार्बन की जगह ऑक्सीजन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं बच्चों इपॉक्साइड। क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड। तो कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए, देखो कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, इपॉक्साइड हो गया, और एक और आ सकता है यहाँ पर जो कि है आपका एल्कोहल। एल्कोहल कैसे बना दोगे, वही आपका एक एल्काइन और यहाँ पर ये एल्कोहल। तो ये किसके लिए बन जाएगा, C3H6, और यहाँ पर O भी है, C3H6O के लिए 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड, इपॉक्साइड और एक और क्या हो जाएगा आपका एल्कोहल। ये 4 केसेस इसके लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो ये याद रखना है, अल्कोहल ईथर का साथ में बनता है, तो जब भी आ जाए तो अल्कोहल ईथर क्या हो जाएंगे, अगर अल्कोहल दे रखा है, ईथर दे रखा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ऐसे ही अल्डिहाइड कीटोन वाला केस हो गया, साथ ही में इपॉक्साइड, और आप अल्कोहल भी ले सकते हो। इपॉक्साइड क्या होता है, सबको बताए ना, इपॉक्साइड भी क्या होता है, ईथर ही होता है। तो इपॉक्साइड को क्या, साइक्लिक ईथर। ठीक है, चलो अब बात यहाँ पर करते हैं एसिड, एस्टर और हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड की। तो एसिड में फॉर एग्जांपल आपने ले लिया CH3COOH, और यहाँ पर ले लिया HC+O CH3। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर कार्बन देखो तो 2 ही कार्बन है, यहाँ पर भी 2 ही कार्बन है। अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन देखो तो 2 ही ऑक्सीजन है, अगर कार्बन देखो तो इधर भी 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन है। मगर जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH क्या होता है, बोस ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा क्या है आपका एस्टर ग्रुप। एस्टर में क्या होता है, C+O, और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन होता है, तो ये आपका एस्टर ग्रुप हो गया। ठीक है, तो एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में आएंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और कोई भी ईथर, अल्कोहल साथ में आएंगे, अल्कोहल ईथर तो साथ में आते ही हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं एसिड, तो अब नेक्स्ट यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं एल्काइन, एल्काडाइन, और एक और क्या है आपका साइक्लोएल्कीन्स। मतलब यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप ये वाला केस ले लो, जिसमें क्या है, यहाँ पर कार्बन जो है वो 4 है, और यहाँ पर क्या है, एक बार एल्काइन आ गया, और एक बार क्या करोगे, 2 बार आपने डाइईन ले लिया, मतलब यहाँ पर 2 बार डबल बॉन्ड ले लिया, और यहाँ पर एक बार ट्रिपल बॉन्ड ले लिया। तो इसके भी जो केस बनते हैं वो सिमिलर ही बनते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है आपका 4 कार्बन है, CH3, CH2 और CH। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा, CH2, CH, CH, CH2। तो जब इसकी नेमिंग करोगे तो इसको बोल दोगे ब्यूट, 4 कार्बन है और 1 पे आइन है, एक ही पोजीशन पे है आइन। आइन किसके लिए, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और इसको क्या बोल दोगे, 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन। डाइईन मतलब ये यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है, 2 और यहाँ पर क्या है 3 पोजीशन पे, इसलिए 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो ये क्या होते हैं, आइन और डाइईन वाले केस, जिसमें एक बार तो आप क्या है ट्रिपल बॉन्ड ले लो, जिससे इसका एक और एग्जांपल भी आप ले सकते हो। यहाँ पर आपने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया और यहाँ पर आपने क्या करा, डबल बॉन्ड ले लिया। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं आइन और इन के बीच में। किस किस के बीच में हो रहा है ये, आइन एंड इन के बीच में, दैट इज डबल, ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड के बीच में। चलो नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट कौन से 2 फंक्शनल ग्रुप को पढ़ने वाले हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड जब कोई भी कार्बन चेन कार्बन से अटैच है, और आइसोसाइनाइड अगर वो नाइट्रोजन से अटैच है। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ CH3CN की, और यहाँ पर मैंने CH3 है और यहाँ पर इसको नाइट्रोजन से अटैच कर दिया। तो ये क्या है, दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, एक तो साइनाइड है और एक क्या है आपका आइसोसाइनाइड। तो अगर मैं इसकी नेमिंग करूंगी तो नेमिंग में भी चेंज हो जाएगा। इसको क्या बोल दूंगी, मिथाइल साइनाइड, और इसको क्या बोलूंगी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये भी 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, आइसोसाइनाइड।
और दोनों क्या है आपके अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर फंक्शनल ग्रुप है इनको अलग पेन से लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। साइनाइड है और यहाँ पर क्या है, आइसोसाइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन यहाँ पर। ओके, वैसा ही जैसे साइनाइड आइसोसाइनाइड था वैसे ही एक आपका NO2 है जिसमें जो यहाँ पर ये कार्बन चेन है जब नाइट्रोजन से अटैच है, और एक आपका नाइट्राइट है जब कार्बन चेन क्या है ONO मतलब ऑक्सीजन से अटैच है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके भी दो केस बन सकते हैं, और वो दो केस क्या होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें तो CH3 CH2 और NO2 हो गया, और एक बार क्या करा CH3 CH2 और यहाँ पर क्या कर दिया ONO कर दिया। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, अगर इसके नाम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा नाइट्रो, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रो इथेन। डिफरेंट पेन से लिखते हैं, क्या बोलेंगे नाइट्रो इथेन, और इसको क्या बोल देंगे वहीं पर इथाइल नाइट्राइट, नाइट्राइट्स। ठीक है, तो यही बोलते हैं इसको नाइट्राइट्स, तो वही इसका नेम लिख दिया नाइट्राइट्स। तो यहाँ पर दो अलग फंक्शनल ग्रुप है, एक तरफ नाइट्रो है और एक तरफ नाइट्राइट्स है। नाइट्रो में N से अटैच होता है कोई भी कार्बन चेन, और नाइट्राइट्स में O से अटैच होती है। ठीक है, ये डिफरेंस था। अब बात करते हैं अमीन की। अमीन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि बच्चे क्या करते हैं सिर्फ नाइट्रोजन से देखते हैं और सोचते हैं कि हाँ ये तो सेम ही है, मगर अमीन में जो डिफरेंट केस बन सकते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार तो आपने NH2 को ऐसे अटैच कर दिया, एक बार आपने क्या करा NH को इधर कर दिया, CH3 को इधर कर दिया, और एक बार आपने क्या करा यहाँ पर इसकी 3 यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कर दिए। तो अगर यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर भी 3 कार्बन और 1 NH2 है, यहाँ पर भी 3 कार्बन और 1 NH2 है, और यहाँ पर भी 3 कार्बन और 1 आपका N। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन कौन से हैं, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। तो बच्चों बिल्कुल सही, जो आप अमीन पढ़ते हो उसको एक साथ नहीं लिखते, उसको क्या करते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में लिखते हैं। 1 डिग्री एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, 2 डिग्री एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, और 3 डिग्री अमीन एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो ये चीज याद रखना। इसमें क्या होता है बच्चे अधिकतर टाइम ना यहाँ पर गलती कर देते हैं, ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की मेटामेरिज्म। अब ये क्या है, ये इकलौता ऐसा आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल में जिसके नेम से नहीं पता चल रहा कि इसका मतलब क्या है। बाकी सबके तो नेम से पता चल रहा है, चेन होगा, पोजीशन होगा या फिर रिंग चेन होगा। अब मेटामर्स क्या होते हैं, जब डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, is present with respect to bivalent functional group। मतलब यहां पर भी सेम क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मगर डिफरेंस किस में आएगा, एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे एक बायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर पॉइंट रहता है बायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो पहले उनकी बात कर लेते हैं कि मोनोवेलेंट और बायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में क्या डिफरेंस है। वैसे तो बहुत सिंपल है, आप समझ जाओगे जैसे मैं बताऊंगी कि यार ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, यहाँ पर OH की बात करी, SH की बात करी या फिर COH की बात करी, तो यहाँ पर क्या है, जो कार्बन चेन है वो एक ही जगह से जुड़ सकती है। बायवेलेंट में क्या होगा, वो दोनों जगह से जुड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपका ईथर हो गया, दोनों तरफ कार्बन चेन जुड़ सकती है, या फिर आप बायवेलेंट की बात करो तो थायोल भी हो सकता है, दोनों तरफ कार्बन की चेन जुड़ सकती है, या फिर आपका एस्टर भी हो सकता है, दोनों तरफ कार्बन की चेन जुड़ सकती है। तो बायवेलेंट का मतलब है कि दोनों तरफ कार्बन की चेन जुड़ सकती है, और मोनोवेलेंट का मतलब है सिर्फ एक ही तरफ कार्बन की चेन जुड़ सकती है। ठीक है, the compound having same molecular formula but different structure formula due to the difference or size of alkyl group। different size होगी alkyl group की, और either side of the functional group are called, मतलब किसी भी functional group के दोनों साइड में different functional group होंगे। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ईथर के केस की बात करूं, ठीक है, तो ईथर में मैंने यहाँ पर एक तरफ तो ले लिया, तो आइए इसके अब कुछ एग्जाम्पल्स अपन देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले अपन यहाँ पर लेते हैं C4H10O का एग्जाम्पल।
ठीक है। यहाँ पर C4H10O में अपन ने क्या कर दिया, और यहाँ पर ईथर के लिए ले रहे हैं अपन, ये किसके लिए ले रहे हैं, ईथर के लिए। तो ईथर के केस में आपने क्या करा, ऑक्सीजन को बीच में लिख दिया, यहाँ पर CH2CH3, और क्या कर सकते हो यहाँ पर भी CH2CH3, या फिर आप C2H5 भी लिख सकते हो। और एक तरफ आपने क्या करा, यहाँ पर यहीं पर ऑक्सीजन है और एक बार C3H7 लिख दिया और एक बार CH3 लिख दिया। मतलब क्या करा है, यहाँ पर कार्बन चेन में डिफरेंस है। एक बार आपने क्या करा है, ऑक्सीजन के साथ में C2H5 बोलते हैं इसको, तो एक बार तो दोनों तरफ C2H5 लगाया है, और एक बार क्या करा है, एक बार मिथाइल और C3H7 लगाया है। इनके नेम्स भी बच्चों कैसे होते हैं, तो यहाँ पर मेटामेरिज्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एल्काइल चेन है विथ रिस्पेक्ट टू बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप दैट इज ईथर। ठीक है, ईथर के रिस्पेक्ट में डिफरेंट एल्काइल चेन है। तो अगर इसका नेम लिखोगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर हो गया। और इसका हो जाएगा, पहले मिथाइल के लिए लिखेंगे मिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल आ गया, और ईथर, इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है, तो इस तरीके से इनके नेम हो जाएंगे। और अगर अपन देखें नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप हो गया, मान लो अमीन के केस में देखें, तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ C4H11N की, अमीन वाले केस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अमीन वाले केस में क्या होगा, वही यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन था तो यहाँ पर अपन ने नाइट्रोजन लिख दिया, यहाँ पर वही C2H5 और यहाँ पर भी C2H5, इसी को CH2CH3 को मैंने C2H5 लिख दिया है। और वैसे ही मैंने यहाँ पर क्या करा, एक तरफ तो लगा दिया C3H7 और एक तरफ लगा दिया CH3, मतलब सेम ही टाइप है, ईथर की जगह सिर्फ क्या ले लिया, अमीन ले लिया। तो अब मैं इसको क्या नेम दूंगी, यहाँ पर NH लगा देना और यहाँ पर भी NH लगा देना। तो अब इसका नेम क्या होगा इस केस में, तो इसको बोल दूंगी मैं डाई इथाइल अमीन, और वैसे ही सेम नेम है, बस अमीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल अमीन। तो ये दोनों केस इसके अमीन के बन जाएंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल बच्चों लेते हैं यहाँ पर C5H10O का। ठीक है, ये किसका है, आपके कीटोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कीटोन के केस में क्या होगा, सेम वही चीज करते हैं, जो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है वो अपन को लगाने हैं। तो कीटोन अपना C डबल बॉन्ड O होता है, दोनों तरफ C डबल बॉन्ड O लगा दिया, एक तरफ जो चेन लगाई उसमें वही C2H5 कर दिया, इधर भी C2H5 हो गया, और एक तरफ इधर क्या आ जाएगा CH3 और C3H7। तो इसका नेम भी सेम उसी तरीके से हो जाएगा, बस जहां पर ईथर था और अमीन था उस जगह कीटोन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, मिथाइल है यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रोपाइल है, तो क्या नेम हो जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन। तो बच्चों मेटामेरिज्म में अपन को यहाँ पर समझ में आ चुका है कि मेटामेरिज्म क्या होता है, सिर्फ जो आपका बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल चेन हो, तो उसी को अपन क्या कर देते हैं, मेटामेरिज्म बोल देते हैं। ठीक है, अब मेटामेरिज्म का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटामेरिज्म के बारे में एक नोट पॉइंट लिख रखा है कि सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप इज देयर इन 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर 2 और 2 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में वही कोई पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, देन नेवर राइट चेन और पोजीशन आइसोमर, क्योंकि इस केस में क्या है, आपको चेन और पोजीशन आइसोमर्स भी आपको लग सकता है कि वो चेन और पोजीशन आइसोमर्स है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कीटोन का ही, एक तरफ मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने ले लिया CH2 CH3 और यहाँ पर मैंने ले लिया CH3। ठीक है, और दूसरे केस में मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मैंने CH3 और CH3 ले लिया। अब आपको क्या लगेगा कि एक बार तो सिंपल कार्बन की चेन है और एक बार क्या है, प्रोपाइल चेन है। नहीं बच्चों, ये क्या है, मेटामर्स में ही इंक्लूडेड होंगे जब तक कि मेंशन ना हो, यही चीज लिख रखी है। इस सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप इज देयर इन 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन नेवर राइट चेन और पोजीशन आइसोमर्स नहीं काउंट होगा वहां पर, क्योंकि इट विल बी मेटामेरिज्म एंड नॉट पोजीशन। दे कैन बी इंक्लूडेड इन पोजीशन आइसोमर्स इफ मेटामेरिज्म इज नॉट मेंशन। अगर मेटामेरिज्म मेंशन नहीं किया गया है, मेंशन होगा क्वेश्चन में कि यहाँ पर इसको मेटामर्स मानना है, तभी आप क्या करोगे, चेन या पोजीशन आइसोमर्स को
क्या उसको सोचोगे कि वो चेन या पोजीशन है, वरना सबसे पहला दिमाग जो आपका लगना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या होना चाहिए, मेटामर्स। ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेटामर्स को दोगे। चलो अब आता है आपका यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का कैलकुलेशन। अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ चुके हैं, टोटोमेरिज्म आपका बच रहा है और उसको अपन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मगर बाकी के सारे अपन ने पढ़ लिए हैं, तो अब इनको कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए आपको प्रेफरेंस ऑर्डर पता होना जरूरी है। प्रेफरेंस ऑर्डर इन जनरल भी क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कहीं पर दो चीजें आ सकती हैं, तो आप क्या लिखोगे, तो उसके लिए प्रेफरेंस ऑर्डर यहाँ पर पता होना जरूरी है। जैसे सबसे पहले तो आपका आ जाएगा रिंग चेन। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पर कैलकुलेशन से पहले जो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है प्रेफरेंस ऑर्डर। अगर यहाँ पर इनमें से क्या हुआ, किसी कार्बन चेन में ऐसा हुआ कि एक से ज्यादा चीजें लग रही है, तो फिर किसको प्रेफरेंस दोगे, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहले आएगा आपका रिंग चेन, फिर आ जाएगा टोटोमर्स, फिर आ जाएगा मेटामर्स, फिर आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फिर आएगा पोजीशन, और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर चेन। तो इस तरीके से आपका प्रेफरेंस होगा, पहले रिंग चेन को दोगे, फिर टोटोमर्स को दोगे, फिर मेटामर्स को, फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को, और फिर पोजीशन और चेन आइसोमेरिज्म को। तो मैंने जो नोट पॉइंट बताया था, क्या बताया था कि अगर कहीं पर भी चेन या पोजीशन आइसोमर्स है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, मेटामर्स को दोगे। तो वो यही प्रेफरेंस ऑर्डर की बेसिस पे ही बताया था। अब जब अपन स्ट्रक्चर आइसोमर का कैलकुलेशन करते हैं तो उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, और वो क्या है, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को बच्चों इसको और भी नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डीबीई आपने सुना होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, और शॉर्ट में ये हो जाएगा डीबीई, या फिर इसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। ठीक है, और यहाँ पर इसको शॉर्ट में DOU भी बोलते हैं। तो ये आपका फाइंड आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखा है। उससे पहले अपन कुछ यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे जब मैं बात कर रही हूँ DOU की, या फिर DBE की, या फिर आपका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी की, ठीक है, तो इस केस में जो दो तीन चीजें हैं जो मुझे पता होनी चाहिए, उनके लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले ये निकालते कैसे हैं उसको देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्या लिया है, एल्केन का केस ले लिया, ठीक है, एल्केन और एल्काइन में। तो फॉर एग्जांपल आप एल्कीन की बात करोगे, एल्कीन की बात करोगे, और किसकी बात करोगे, एल्काइन की बात करोगे। तो एल्केन वाले केस में तो अपन को पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इतना तो अपन ने जनरल IUPAC में पढ़ लिया था। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, और यहाँ पर एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो जब अपन ने किसी एल्कीन का एग्जाम्पल लिया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एल्कीन है, इस तरह की कोई कार्बन की चेन है, और इसके अंदर आपने DOU निकाला, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए गए, तो जब DOU की वैल्यू देखी तो वो क्या आई, 0 आई। तो वहां से पता चला कि एल्कीन में तो DOU 0 होता है। फिर जैसे ही आप एल्कीन के पास गए, तो एल्कीन फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सी भी एल्कीन ले ली, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो इसके पास गए तो यहाँ पर इसकी जो DOU की वैल्यू आई वो आई 1। कितनी आई, 1। अब अगर आप यहां से एक चीज देखो, तो जो नोट करने वाला पॉइंट है वो ये है कि जब आपने यहां से CnH2n+2 का मतलब यहां से आपने 2 हाइड्रोजन कम करे हैं, और 2 हाइड्रोजन कम करने पे इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ गई, DOU की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और वैसे ही आपने थर्ड केस में देखा तो इसकी जो वैल्यू थी ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में, जब ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो इसकी वैल्यू थी वो क्या हो गई, 2 हो गई। तो फिर आपका जो असम्पशन था वो सही हो गया कि जैसे आपने दोबारा यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हटाए तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। इसका मतलब यहां से एक डेटा मिलता है अपन को कि अगर अपन यहाँ पर क्या करें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 2 हाइड्रोजन अगर डेफिशिएंट हुए, नंबर ऑफ 2 हाइड्रोजन
नंबर ऑफ डेफिशिएंसी फॉर 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन के लिए कितनी डेफिशिएंसी आ रही है? तो अभी अपन ने यहाँ पर केस देखा था, क्या हो रहा था, 2 हाइड्रोजन जैसे ही कम हो रहे हैं तो क्या आ रही थी, 1 वैल्यू आ रही थी, ठीक है। और अगर 4 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, अगर एल्केन से एल्काइन पे आ रहे हैं तो 4 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, तो 4 हाइड्रोजन के केस में क्या हो रहा था, वैल्यू 2 आ रही थी। तो यहाँ पर देखा गया कि 2 हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितनी आएगी, डेल्टा NH। ये डेल्टा NH क्या है बच्चों, डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये डेल्टा NH क्या है, डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन फॉर्मूला। डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट को हमने शॉर्ट में लिख दिया एल्केन फॉर्मूला। एल्केन के फॉर्मूला को ही अपन ने यहाँ पर भी रेफरेंस उसी को माना था। यहाँ पर जो दोनों केसेस देखे उसमें रेफरेंस क्या था, एल्केन ही था। यहाँ से 2 हाइड्रोजन कम हुए तो 1 आ गई, यहाँ से 4 हाइड्रोजन कम हुए तो 2 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर क्या है, एल्केन के फॉर्मूला से रेफरेंस लेंगे और डेल्टा NH निकालेंगे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के लिए कितनी आ जाएगी, डेल्टा NH/2 हो जाएगा। तो मतलब जब भी अपन को DOU निकालना है तो वहां पर अपन नंबर ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकालेंगे और उसका बाय 2 कर देंगे। मैम समझ नहीं आया, चलो ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया C3H6। अब C3H6 का एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, अगर यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड कंसिडर करें तो क्या होगा, C3 इसका डबल और +2 मतलब H8 हो जाएगा। तो यहां से यहां जाने में हाइड्रोजन में कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 से 8 हो रहे हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो इसकी डेल्टा NH क्या हो गई, 2 हो गई। तो यहां से DOU निकाल देंगे। DOU का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा NH मतलब 2/2। तो यहाँ पर इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है या फिर DBE है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब आप इसको बनाओगे भी सही तो इसमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड आएगा। जब अपन C3H6 की बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका CH3 है, यहाँ पर आपने क्या करा, डबल बॉन्ड लगा दिया। तो यहाँ पर क्या है, आपका C3H6 बन गया, तो एक ही डबल बॉन्ड दिखा और एक डबल बॉन्ड के लिए DOU की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे ही अगर अपन एक और केस की बात करें, फॉर एग्जांपल C4H6 ले लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसके एल्केन के फॉर्मूला निकालेंगे। एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, इसका डबल +2 मतलब C4H10 होगा। अब 6 से 10 के बीच में डेल्टा NH नंबर ऑफ हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है, तो 4 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो DOU क्या हो जाएगा, डेल्टा NH/2 मतलब कि 4/2 और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो 2 हो जाएगी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। तो जब आप ये इसका फॉर्मूला, इसका पूरा फॉर्मूला लिखोगे, इसका जो केमिकल कंपाउंड है वो बनाओगे तो आपको वहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 ही दिखेगा। अब यहाँ से कुछ जो पॉइंट है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं DOU के लिए, और वो क्या क्या पॉइंट्स है आइए उनकी बात करते हैं। DOU के लिए अपन ने कुछ पॉइंट्स नोट करे हैं जिनको अपन देखते हैं कि DOU फॉर सिंगल बॉन्ड, या फिर आप अगर बात करो तो एल्केन के केस की, तो वहां के लिए DOU क्या होता है, 0 होता है। एंड DOU फॉर एल्कीन जहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसके लिए वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और फॉर एल्काइन जहां पर केस क्या है, ट्रिपल बॉन्ड का है, उसके लिए वैल्यू 2 होती है। और यहाँ पर एक अपन ने केस कंसिडर नहीं करा था जो कि था रिंग। कभी भी कोई रिंग आ जाए तो उसके लिए यहाँ पर रिंग के लिए जो वैल्यू है वो भी 1 हो जाती है। रिंग के लिए भी DOU वैल्यू 1 हो जाती है। अगर सिर्फ ये डेटा याद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेटा याद है तो DOU निकालने में कभी दिक्कत नहीं आएगी कि एल्केन के लिए 0 होगी, एल्कीन के लिए 1 होगी, एल्काइन के लिए 2 होगी और यहाँ पर जो आपका रिंग होती है उसके लिए 1 होगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक सिंगल बॉन्ड दे रखा है तो इसके लिए DOU वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड जो आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो होता है उसकी अगर वैल्यू निकाले DBE या DOU तो एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगी 1। फिर ऐसे अगर दूसरा केस देखे तो इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी DOU की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो इस तरीके से अपन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं और ये बहुत ज्यादा काम आएगा आपके अपने आगे चल के, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेशन की बात कर रहे थे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अपन को C4H10 के लिए निकालना है। ये अपन ने ऑलरेडी भी बात करी थी स्टार्टिंग में कि C4H10 की जब बात करेंगे तो यहाँ पर एक तो सिंपल चेन बन जाएगी जिसको आप N-ब्यूटेन बोल दोगे, और एक बार क्या होगा यहाँ पर इस तरीके से कोई ब्रांच चेन बन जाएगी जिसको आप आइसोब्यूटेन बोल दोगे। तो अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ आइसोमर्स लिखूं
कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स हैं C4H10 के, नंबर ऑफ आइसोमर्स अगर मैं लिखूं तो कितने आ जाएंगे 2। दो ही स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है इसके, और कोई केस बनाओगे तो आइडेंटिकल हो जाएगा, तो फिर इसके दो ही स्ट्रक्चर यहाँ पर पॉसिबल है। अब बात करते हैं यहाँ पर C5H12 की। तो C5H12 को भी अपन ने वहां पर डिस्कस किया था। तो C5H12 के लिए जो केस बन सकते हैं वो क्या है बच्चों, यहाँ पर ये 5 कार्बन की एक सिंपल चेन हो गई जिसको आप एन पेंटेन बोल दोगे, ठीक है। एक चेन में आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 कार्बन बनाओगे और एक कार्बन को आपने ऐसे ब्रांच में जोड़ दिया जिसको आप क्या बोलोगे, आइसोपेंटेन। और एक जो आप यहाँ पर बनाने वाले हो उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर इस तरीके से दोनों तरफ ब्रांच बना लोगे, मतलब ये 3 कार्बन और इस वाले को भी हटाकर इधर ही जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका नियोपेंटेन, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं नंबर ऑफ आइसोमर्स को कैलकुलेट करूंगी तो कितने हो जाएंगे 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या हो जाएंगे 3। इसके बाद अपन यहाँ पर एक और केस की बात करते हैं जो कि आपका केस होगा C6H12 का, ठीक है। अब C6H12 में क्या करना है आपको, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 6 कार्बन की चेन बनानी है, ठीक है, और ये 6 कार्बन की आपकी चेन बन चुकी है, ठीक है। अब क्या करोगे, 6 कार्बन की चेन में आपको एक बार तो ये 6 कार्बन की बन गई। अब ऐसा करो, इसका तो कुछ भी आप नहीं कर सकते, तो ये तो एक ही बार होगा। अब एक बार करो 5 कार्बन की चेन बना दो, ठीक है। अब 5 कार्बन की चेन में क्या कर सकते हो आप, एक बार एक कार्बन इधर अटैच कर दो जो कि इस पोजीशन पे, और ये वाली पोजीशन दोनों सिमिलर है, तो ये सबको याद है ना कि यहाँ पर अटैच करोगे तो सिमिलर होगा, अगर यहाँ अटैच करोगे तो सेम यही केस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो करेंगे नहीं। और एक और इसका केस बन सकता है कि आप इसमें यहाँ पर एक CH3 अटैच कर दो, मतलब इसकी जो पोजीशन है जहां पर डिफरेंट अटैच कर सकते हो, तो ये वाली पोजीशन तो 2 आप इसको लिख सकते हो, ये 1 है और ये 3 है। 1 के केस में बनाओगे तो सेम यही केस बन जाएगा, 3 के केस में वो डिफरेंट अपन ने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 4 कार्बन की चेन को भी कंसिडर करते हैं। ये 6 कार्बन की हो गई, ये यहाँ पर 5 कार्बन की चेन हो गई, और अब अपन एक और केस यहाँ पर कंसिडर करेंगे जो कि क्या होगा 4 कार्बन का, ठीक है। तो 4 कार्बन वाला केस की बात कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये 4 कार्बन का है, ठीक है। तो 4 कार्बन में अपन को 2 कार्बन अटैच करने हैं, तब जाके 6 होंगे, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पर करें तो एक बार तो अपन ऐसा करते हैं, यहाँ अटैच कर देते हैं और एक बार यहाँ अटैच कर देते हैं। अब किसी को ये तो डाउट नहीं आया ना कि अपन ने यहाँ पर 1 पोजीशन पे क्यों नहीं करा, क्योंकि दोनों पोजीशन सिमिलर है और यही केस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर इसको करने का कोई मतलब नहीं है। अब आप एक और चीज जो कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि यहाँ पर आप क्या करो, इसमें 3 कार्बन का बना और एक बार यहाँ पर दोनों मिथाइल ग्रुप क्या कर दो, अटैच कर दो, तो ये वाला केस भी इसका पॉसिबल है। अब अगर किसी के दिमाग में ये आए ना कि मैम यहाँ पर इथाइल भी लगा सकते थे, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट आपको लिखा देती हूँ, और वो नोट क्या है कि जब भी आप कभी स्ट्रक्चर आइसोमर्स ड्रॉ करते हो तो जो आप वहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगाते हो ना, वो क्या होना चाहिए, मोर देन 1 कार्बन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट should not be more than 1 कार्बन एटम। जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आपका should not, अच्छा मैंने नोट नहीं लिखा है, should not be more than 1 कार्बन एटम। मोर देन 1 कार्बन एटम का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा केस है कि आपको लेना ही है तो आप मैक्सिमम ले सकते हो, जो कि लॉन्गेस्ट बन सकता है वो है 2 कार्बन का, इससे ज्यादा तो कभी जाएगा ही नहीं। मतलब यहाँ पर आप कार्बन की चेन में सिर्फ 2 कार्बन तक ही ले सकते हो, या फिर इथाइल, जैसे इस केस में अपन ने क्या करा है, यहाँ पर वही केस करा है, यहाँ पर क्या है मिथाइल लिया है। अगर यहाँ पर इथाइल लगा दोगे तो वो केस कंसिडर नहीं होगा, वो सेम यही कंपाउंड दोबारा बन जाएगा, ठीक है। तो यही इसके केस होगा। अगर कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5, तो अगर मैं यहाँ से टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स लिखूं तो वो कितने हो जाएंगे बच्चों, 5 इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में अपन को यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है नेक्स्ट में, C4H11N। C4H11N के लिए अपन को करना है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले तो C4 मतलब एक सिंपल कार्बन की चेन बना देंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक NH2 जोड़ दिया,
ठीक है, यही है, सिंपल कार्बन की चेन है और NH2 को जोड़ दिया। क्या ऐसा कर सकते हैं कि NH2 किसी और पोजीशन पे भी यहाँ पर आ सकता है और वहां से एक डिफरेंट कंपाउंड आप कंसिडर कर सकते हो? तो अगर NH2 को मैंने यहाँ पर तो इस पोजीशन पे जोड़ा है तो ये सिमिलर है, क्या मैं एक बार इस पोजीशन पे जोड़ दूं तो ये भी केस हो सकता है। तो आप ये 4 कार्बन में एक बार NH2 को यहाँ भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ कार्बन हमेशा सेम होने चाहिए, 1 2 3 4, और ये आपका NH2 आ गया, मतलब ये आपका सही बन रहा है। अब यहाँ पर अपन ने इसके तो 2 केस बना लिए। अब यहाँ पर देखते हैं क्या और केस भी पॉसिबल है इसका। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3 कार्बन की चेन बनाओ, ये 3 कार्बन की चेन बना ली और इसमें से एक कार्बन को यहाँ लगा दिया जो कि एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप बन गया, और NH2 को यहाँ लगा दिया, यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर अटैच करेंगे NH2 को। ठीक है, तो ये 3 कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन, 4 कार्बन हो गया, NH2 अटैच है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने इस पोजीशन पे ही क्यों करा, यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन भी तो थी, तो आइए इस पे भी कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने ये बनाया एक मिथाइल और यहाँ पर एक NH2 जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये आपके NH2 के सारे केस हो गए। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको जब अपन पढ़ रहे थे वहां पर, तो मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी 1 डिग्री अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन भी बन सकती है। तो यहाँ पर सेकेंडरी वाले केस भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैं NH ले लूं और दोनों तरफ इथाइल ग्रुप ले लूं, पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। फिर अगर यहाँ पर मैंने करा कि NH ले लिया, एक तरफ तो मैंने ले लिया मिथाइल ग्रुप और एक तरफ कार्बन की चेन ले ली, 3 कार्बन की, 1 2 और 3 कार्बन होगा और एक तरफ मिथाइल ले लिया, तो ये भी पॉसिबल है। और एक बार मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि NH ले लूं, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ क्या कर दूं, आइसोप्रोपाइल वाला ग्रुप ले लूं। आइसोप्रोपाइल होता है जब भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से कार्बन को लिखते हैं, 2 कार्बन के बीच में एक ब्रांच कार्बन लगा देते हैं तो आइसो लिखते हैं, तो आइसोप्रोपाइल वाला भी केस यहाँ पर पॉसिबल है। अब यहाँ पर चलते हैं टर्शियरी पे। तो टर्शियरी अमीन की जब अपन बात करेंगे तो टर्शियरी अमीन में सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, जब यहाँ पर एक CH3 हो और यहाँ पर क्या हो, 2 इसके अटैच हो सकते, तो एक बार इथाइल लिख दो और एक बार भी CH3 लिख दो। तो इसकी कौन सा केस पॉसिबल हुआ, सिर्फ यही एक केस पॉसिबल है, बाकी कोई भी केस बनाओगे तो वो सिमिलर बन जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये तो हो जाएगा आपका, अगर यहां से अपन इनकी नेमिंग भी करें तो सबसे पहले तो ये तो हो गया, इसको बोल दोगे N ब्यूटेन अमीन, और ब्यूटेन 1 अमीन भी लिख दोगे इसको, तो इसको अपन ब्यूटेन 1 अमीन भी लिख सकते हैं। 1 पे अमीन है तो क्या लिख देंगे, ब्यूटेन, और सिंपल कार्बन की चेन है तो 1 अमीन। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो अमीन है वो सेकेंडरी पोजीशन पे है, तो इसको आप सेकेंडरी ब्यूटेन अमीन भी कर सकते हो। तो अब अगर आप चाहो तो इनके नेम्स भी लिख सकते हो, जैसे अगर मैं इस केस की बात करूं, यहाँ पर जब मैं यहाँ पर क्या एक सिंपल कार्बन की चेन ले रही हूं तो मैं इसको लिख दूंगी यहाँ पर N ब्यूटाइल अमाइन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं सेकेंडरी ले रही हूं तो मैं इसको क्या कर दूंगी, सेकेंड कार्बन पे लिया है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। अब यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन ली है और यहाँ पर एक ऐसे बनाया, तो इसको आप आइसोप्रोपाइल, सॉरी इसको क्या लिख सकते हो, टर्शियरी ब्यूटाइल अमीन भी लिख सकते हो, कि 3 कार्बन की है तो क्या आ जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल अमीन। और वैसे ही इस केस में क्या देख रहे हो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, एक 2 कार्बन, 1 कार्बन और फिर वहां पर NH2 जुड़ा हुआ है, तो इसको आइसोप्रोपाइल अमीन भी बोल सकते हो। ऐसे ही इन सबको भी नेम कर सकते हो, जैसे इनको, इसको अगर नेम करोगे तो क्या कर दोगे, NN डाइइथाइल अमीन। ठीक है, इसको कर सकते हो, एक बार मिथाइल है तो N मिथाइल प्रोपेन, 3 कार्बन है और 1 अमीन। अगर इसको नेम करोगे तो यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ही ग्रुप है, तो इसको क्या कर सकते हो, मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन, मिथाइल आइसोप्रोपाइल अमीन। और इस 4th वाले को यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, NN पे डाई मिथाइल है तो NN डाई मिथाइल, और यहाँ पर 2 कार्बन यहाँ पर मेन चेन में होंगे तो क्या बोल देंगे इसको, इथानामीन।
और ये सब मैंने आपको सिखाया है IUPAC में, तो कोई यहाँ पर इस तरह की डरने की बात नहीं कि ये नेम कहाँ से आए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो IUPAC वाला लेक्चर देख लो, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि जो ये नाइट्रोजन है इसके टोटल आइसोमर्स कितने बने हैं। तो आपने देख लिया टोटल आइसोमर्स जो बने हैं वो कितने हो जाएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल आइसोमर्स 8 बने हैं। जिसमें अगर आप प्राइमरी अमीन्स की बात करो तो प्राइमरी के ये 4 केसेस हैं, सेकेंडरी के ये 3 केसेस हैं और टर्शरी का ये 1 केस है, जिसमें एक में एन ब्यूटाइल अमीन हो गया, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन हो गया और ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल अमीन है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, और ये वाला होगा आइसो ग्रुप। तो ये वाला हो जाएगा आपका उल्टा हो गया, ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अमीन। और जो ये वाला केस है आपका, देखो यहाँ पर आइसो ग्रुप है, ये 2 कार्बन और यहाँ पर आपका एक क्या है, 1 कार्बन आइसो तरफ से है, तो क्या हो जाएगा आइसो प्रोपाइल अमीन। ठीक है, तो ये आपके सारे केस किसके हो गए बच्चों, ये वाले हो गए प्राइमरी अमीन के। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये 1 डिग्री के हैं, ये 2 डिग्री के हैं और ये आपके 3 डिग्री अमीन के केसेस हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करने हैं, कोई भी जब नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछता है तो सबसे पहले 4 कार्बन की, 5 कार्बन की, ऐसे करके करना है ताकि कभी गलती नहीं होगी। नोट पॉइंट याद रखना है कि हमेशा जो सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे वो 1 कार्बन का ही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 कार्बन का हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी और वो होमवर्क क्वेश्चन है आपका मेटामेरिज्म पे। मुझे यहाँ पर आपको बताना है, 2 क्वेश्चन दूंगी, दोनों में से यहाँ पर आंसर बताना है कौन से ये मेटामर्स है या नहीं। आपको क्या बताना है कि ये वाला जो केस है आपका, ये क्या मेटामर्स है, मेटामेरिज्म इज प्रेजेंट और नॉट। तो आपको यस या नो लिखना है, बहुत छोटा सा कमेंट करना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के अलावा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है आपने क्या करा, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप ले लिया, एक बार इससे एक एरोमेटिक रिंग अटैच करवाई है और एक बार आपने क्या करा है, एक सिंपल यहाँ पर आपकी 6 मेंबर्ड कार्बन की चेन ली है। एक बार क्या करा है, यहाँ पर इससे आपको एक साइक्लोहेक्सेन रिंग को अटैच करा है। तो ये दोनों केसेस आपको बताने हैं। चलो ऐसा करती हूँ, एक केस मैं बता देती हूँ, एक होमवर्क में दे देती हूँ, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, इस केस की बात कर लेते हैं। तो इस केस में अगर आप देखो, अच्छा ये डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल ही बॉन्ड है, अगर किसी को ये डाउट हो जाए। इस केस में देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन से एक बार एरोमेटिक रिंग है और एक बार साइक्लोहेक्सेन रिंग है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन से क्या है, यहाँ पर वही बेंजीन की रिंग है और एक बार क्या है, सिंपल कार्बन की चेन है। मतलब ये दोनों केस कैसे हो रहे हैं, सेम ही तो हो रहे हैं। एक बार फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर किसी को खड़ा कर लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेंजीन की रिंग है और यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, तो क्या हो गया, अगर मैं ऐसे हो जाऊंगी तब भी वो है तो आइडेंटिकली, तो फिर ये क्या केसेस हैं, आइडेंटिकल केसेस हैं, मतलब ये मेटामर्स में इंक्लूड नहीं होंगे। ये दोनों केस कैसा है, आइडेंटिकल है। ठीक है, और इसका आंसर आपको मुझे होमवर्क में बताना है। तो यहीं पर जो बच्चों अपना आइसोमेरिज्म का चैप्टर फर्स्ट था, जिसमें अपन ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सारे पार्ट्स यहाँ पर अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, और सारे टाइप्स के अलावा जो एक टाइप अपना बच रहा है वो है टोटोमेरिज्म, जिसको अपन डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच।